Hi everyone, welcome to our channel that is Healing Journey. I'm your host Harpreet. So today's session gonna be very heavy because we are going to talk about relationships. तो रिलेशनशिप की बात करने से पहले मैं एक और बात करना चाहती हूँ, दैट इज इमोशनल बैंक अकाउंट. अब फाइनेंशियल बैंक अकाउंट्स के बारे में तो आपने सुना होगा, बट इमोशनल बैंक अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि हाउ योर इमोशनल बैंक अकाउंट get constant withdrawals, constant depletions. Because of that, your relationships suffer. Every relationship. It's not about marriage or it's not about कि कोई एक रिलेशनशिप सफ़र करता है, नहीं. अगर हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट कम है या फिर कंपनसेटेड है, विल सफ़र इन आवर रिलेशनशिप्स. मेरी पुरानी कुछ वीडियोस में मैंने बात करी थी पर्सनालिटीज़ के बारे में, तो ब्रॉडली हम बात करते हैं, विल नॉट गो डीप इनटू दैट. देयर आर 3 areas, like some personalities are dependent type and some personalities are independent and some are interdependent. So जो dependent personalities होती है, mostly they will depend upon others to keep moving in life. And डिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि वो लोगों पे डिपेंडेंट है. डिपेंडेंसी उनकी हो सकती है उनकी हैबिट्स के ऊपर, उनकी कंफर्ट में रहने की हैबिट के ऊपर भी वो डिपेंडेंट हो सकते हैं, उनकी लेजीनेस की हैबिट के ऊपर वो डिपेंडेंट हो सकते हैं. और इस तरह से ये एक जोन है, दैट इज़ डिपेंडेंसी जोन. सेकेंड जोन, अगर हम डिपेंडेंसी जोन से ओवर हो जाते हैं, ओवरकम कर पाते हैं, देयर इज़ अ जोन कॉल्ड इंडिपेंडेंस. तो इंडिपेंडेंस जोन का मतलब है कि आपने जो अपने कंफर्ट लेवल्स थे, लेजीनेस थी, आपकी जो बैड हैबिट्स थी, आपने उनको छोड़ के एक अपर लेवल में शिफ्ट हो गए हो, एंड दैट लेवल इज इंडिपेंडेंसी. अब इंडिपेंडेंसी का मतलब है कि आप यू हैव अ डिसिप्लिन एंड आपने अपने आप को इस तरह से मास्टर किया है कि आप अपनी डाइट के लिए स्पेसिफिक हो, आप अपनी एक्सरसाइज को लेकर स्पेसिफिक हो, आप अपने कमिटमेंट्स को लेके स्पेसिफिक हो कि आपने अगर कोई कमिट किया है तो यू फील लायबल टू फुलफिल दैट कमिटमेंट, कि आप उस इंडिपेंडेंट जोन में हो, कि आप इंडिपेंडेंट हो अपने डिसीजंस को लेके, अपने चॉइसेस को लेके, कि आपका जो लेजीनेस है या आपको लगता है कि कंफर्ट जोन में रहना ही सही है, वो आपको ऑल्टर नहीं कर पा रहा, कि आपने उस जोन को पार कर लिया. अब तीसरा आता है इंटरडिपेंडेंस. अब इसमें आपको समझ में आएगा कि मैं इन 3 जोन्स की बात क्यों कर रही हूँ. इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि एक ग्रुप में काम करना. एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो जैसे मैरिज है, मैरिज इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 पीपल. तो हमें ग्रुप में काम करना पड़ता है, हमें एक टीम में काम करना पड़ता है. लेकिन अगर आपने इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस नहीं किया है तो इंटरडिपेंडेंस में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड इट्स वेरी फुलिश टू गो इनटू मैरिज और गो इनटू अ रिलेशनशिप विदाउट मास्टरिंग इंडिपेंडेंस इन योर लाइफ. देखिए, अगर आपने खुद को मास्टर कर लिया है तो आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत स्मूथली हैंडल कर सकते हो. मतलब अगर आप में इतनी इंडिपेंडेंस है, अपने डिसीजंस, अपने चॉइसेस, अपने बिहेवियर, अपने इमोशंस को हैंडल करने की इंडिपेंडेंस है, तो आप अपनी इंटरडिपेंडेंस को अच्छे से जी सकते हो. एक जब शादी होती है या रिलेशनशिप होता है तो आपको एक टीम में काम करना पड़ता है, एज अ टीम काम करना पड़ता है, तो आप वो अच्छे से कर पाते हो. अब बहुत सारे जैसे जो अनमैरिड लोग हैं, दे कंप्लेन कि हम शादी इसलिए नहीं करना चाहते कि हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो चली जाएगी, या फिर जो कुछ न्यूली मैरिड हैं या जिनको रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, दे कंप्लेन कि हम शादी से पहले तो बहुत इंडिपेंडेंटली जीते थे. बट इट्स इल्यूजन. आप इंडिपेंडेंस में नहीं जीते थे, आप डिपेंडेंस में जीते थे. डिपेंडेंस में किसके, कि थोड़ा सा अभी पेरेंट्स ने कुछ बोला तो चले गए बैग उठा के पार्टी करने, कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करेंगे एंड अपना स्ट्रेस निकालेंगे. वहाँ पे भी हमने स्ट्रेस हैंडलिंग नहीं सीखा, वहाँ पे भी हमने एस्केप ढूंढा, कि अगर कोई इशू आया या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आया जिसको सॉर्ट करने की ज़रूरत थी, वी टेंड टू एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम. एंड हमने सोचा कि चलो पार्टी कर लेते हैं, चलो थोड़ा फ्रेश हो जाएगा. एंड स्कूल में या कॉलेज में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया तो हमने सोचा चलो क्लास बंक कर लेते हैं.
ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, तुम्हारी डिपेंडेंसी थी कि जो कंफर्टेबल पाथ है वो चुन लो, जो एक बिल्कुल इजी रास्ता है कि जहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। तो आप डिपेंडेंट थे उन चीज़ों के और अपनी आदतों के। अगर आप अकेले रहते हो पीजी में या कहीं पे भी, तो आप डिपेंडेंट हो कुकिंग ना करने के लिए, या फिर आप डिपेंडेंट हो कि हाँ ठीक है इजी, एक कुक्ड फूड इजी मिलता है तो इसको खाया अपना खत्म। तो आप डिपेंडेंट हो अपनी हैबिट्स को लेके कि आपको नहीं ज़रूरी लगता कि हाँ मेरे शरीर के अंदर जो जा रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप डिपेंडेंट हो आप उन चीज़ों के। तो इंडिपेंडेंस कब आती है, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जीना पड़ता है, बिकॉज देयर माइट बी अ बॉय इन फ्रंट ऑफ यू हु इज लर्निंग फ्रॉम यू एवरी डे, फ्रॉम एवरी स्टेप। There might be a girl in front of you who might be watching her mom getting ready, going to office, and how you handle your stress in front of them. They are learning every day and each step they are learning from you. So problem वहाँ पे आती है कि इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है। अब इंडिपेंडेंस बेसिकली हमें शादी से या किसी भी कंपेनियनशिप से पहले आनी चाहिए, मास्टरी ओवर आवर सेल्फ, सो दैट वी कैन हैव गुड रिलेशनशिप्स विद अदर्स। अब अगर आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ मास्टरी नहीं है तो यू मे गेट सम डिग्री ऑफ सक्सेस व्हेन सन इज ब्राइट, बट जब वो डार्कनेस आती है, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, योर रिश्ता इज गोन, योर रिलेशनशिप इज शैटर्ड, बिकॉज आपने वो हैंडलिंग तो सीखी ही नहीं। When जब सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, बिकॉज जैसे आपने देखा होगा मैरिज के अर्ली इज लाइक 1-2 years दे गो like malai, very smooth, and when you got pregnant, when you got baby, and when you get another baby, real struggle starts at that time. आप तब जज करने लगते हो अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को, how she is behaving. The most important thing in relationship is not what we say, कि हम रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन रिलेशनशिप इज़ who you are as a person, what you are as a person. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रियल में क्या हो सामने वाले के लिए, मतलब एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ यही मैटर करता है। तो जब आपका जो खुद के साथ रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, आप स्लोली उसके साथ जीना सीख लेते हो। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, ठीक है, या आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, आप फिर भी करते हो क्योंकि दूसरों को अच्छी लगती है। ठीक है, ये आपकी हैबिट है या फिर आपने ऐसा सीखा है एंड आपको अभी ये आपके साथ क्रॉनिक हो गया, आप बचपन से ऐसा करते आए हो, दूसरों के लिए जीते आए हो ना, आपके अंदर वो क्रॉनिक पेन है। ठीक है, एंड यू आर कॉन्टिन्यूसली लिविंग विद इट। ये जो बिहेवियर है अपने आप को पीछे रखने का, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करने का, अपनी खुशी का ध्यान रखने का, अपनी बॉडी का ध्यान रखने का आपको आदत नहीं है, एंड यू आर क्रॉनिकली लिविंग विद दिस कंडीशन। तो हम लोग माइंड नहीं करते जब, अब ठीक है शुरू से एक प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में एंड वी स्लोली वी अडाप्ट टू इट, स्लोली वी लर्न हाउ टू लिव विद दिस प्रॉब्लम। हम लर्न कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम के साथ कैसे जीना है, और हमें वो दिखती भी नहीं। फिर अब दिक्कत कहाँ पे आती है, व्हेन वी गेट मैरिड वी हैव अ मिरर इन फ्रंट ऑफ अस। वो जो एक हस्बैंड या वाइफ आता है हमारी लाइफ में, वो एक मिरर लेके खड़ा होता है हमारे सामने, और फिर तब हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम यार पहले तो नहीं थी, अब ये बंदा हमारी जिंदगी में आया तब ये प्रॉब्लम आई है। बट रियलिटी इज दिस, वो जो क्रॉनिक चला आ रहा था आपके अंदर बहुत सारा बचपन से या अपने यंगर ईयर से, वो जो छुपा के रखा था, हिडन था, आज वो आपके सामने है एक्यूट फॉर्म में, एक्यूट फ्लेयर अप होता है उसका। तो आपको लगता है कि ये हस्बैंड की वजह से या तो ये वाइफ की वजह से, मैं तो ऐसा नहीं था। बट रियलिटी क्या है, आप सच में ऐसे थे। आप लाइक फॉर एग्जाम्पल आप में पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको शादी के बाद समझ में आ रहा है कि यार ये बंदा कहता है मेरे में पेशेंस नहीं है, मेरे में पेशेंस नहीं है, मेरे में तू सुनती नहीं है, तू सुनती नहीं है। तो अब आपको लगता है कि पहले तक तो सब ठीक था, अब सडनली क्यों चेंज हो गया? बिकॉज अब आपके सामने एक मिरर है, वो बंदा आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, एंड उस पर्सन को जिसके साथ रिलेशनशिप में आप काफ़ी सालों से हो, तो वो साफ साफ चीज़ें दिखने लग जाती हैं।
तो जो एक क्रॉनिक पेन था अब एक एक्यूट फ्लेयर अप के फॉर्म में बाहर आता है। एंड यहाँ पे आप क्या करते हो, बैंडेड ढूंढते हो। ठीक है, चोट लगी है, लेट्स गो टू अ केमिस्ट, बाय अ बैंडेड। अब बैंडेड क्या है कि अपनी पर्सनैलिटी को देखा कि क्या चेंज कर सकते हैं यार, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आप लोग यू वर्क ऑन योर सेल्फ कि कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन जो क्रॉनिक पेन था, जो बचपन से वूंड थे, जैसे कि किसी को जैसे मैंने पहले भी बोला कि जैसे किसी को आदत है अपने आप को पीछे रखने की, या किसी को आदत है खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करने की, सेल्फ लव नहीं लेने की, कि सेल्फ लव दिखाऊंगी तो जज करेंगे लोग। ठीक है, तो अब क्या है, आप बैंडेड ढूंढते हो कि छोटा सा जख्म है लेकिन जख्म बहुत बड़ा होता है। हो सकता है वो बचपन से वो जख्म चलते चलते आज तुम्हें दिखने लगा, और आज भी जब वो दिखने लगा तो आज भी हमें ये नहीं पता कि ये हमारा ही वूंड है। हम आज भी ये सोचने लग जाते हैं कि इट्स सामने वाले का फॉल्ट। वी गो इनटू दैट ब्लेम गेम। अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी फाइनेंशियल बैंक अकाउंट की, अब उस पे आते हैं। सो फाइनेंशियल बैंक अकाउंट की बात करें, लेकिन मैं फाइनेंशियल बैंक अकाउंट की बात नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे। मैं बात करने वाली हूँ इमोशनल बैंक अकाउंट की। जिस तरह से एक बैंक में एफडी होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, रिकरेंट डिपॉजिट होता है, सेम वे में हमारी इमोशनल वेल बीइंग के लिए भी डिपॉजिट्स होते हैं। डिपॉजिट्स कैसे होते हैं, ट्रस्ट के वे में, हाउ काइंड वी आर, हाउ सेफ वी फील इन आवर रिलेशनशिप, हाउ रिस्पेक्ट वी हैव फॉर ईच अदर इन आवर रिलेशनशिप, हाउ वेल वी आर इन आर लिसनिंग कैपेसिटी, हम कितना सुन पाते हैं सामने वाले को। सो दीज आर आर इमोशनल डिपॉजिट्स। तो जब इमोशनल डिपॉजिट्स कम होते हैं ना, तो रिलेशनशिप गेट दैट टर्बुलेंस मोर, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस आता है जब इमोशनल बैंक अकाउंट कम होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में ही, जैसे आप बच्चा कर लो, फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक सम टाइम टू डेवलप दैट रिलेशनशिप टू सम पॉइंट कि आप आगे वाली आने वाली जिम्मेवारियों को संभाल पाओ। अब इमोशनल बैंक अकाउंट की बात करूँ तो जब अगर इमोशनल बैंक अकाउंट ज़्यादा है, ट्रस्ट ज़्यादा है, काइंडनेस ज़्यादा है एक दूसरे के लिए, रिस्पेक्ट ज़्यादा है, प्यार ज़्यादा है एक दूसरे के लिए, तो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी, यू विल कॉम्पनसेट, आपका रिलेशन विल सर्वाइव। लेकिन अगर रिश्ते में किसी को आदत है, लाइक ही इज हैविंग हैबिट ऑफ ओवर रिएक्टिंग, कटिंग ऑफ, सामने वाले को कट ऑफ करना या उसकी बात नहीं सुनना, नेग्लेक्ट करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिसरिस्पेक्ट करना, नॉट काइंड टू देम, दीज ऑल आर इमोशनल विड्रॉल्स। आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें से धीरे धीरे चीज़ें विड्रॉ होने लग जाती है, ट्रस्ट धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जब ये सब नहीं है तो आपका इमोशनल बैंक बैलेंस गेट्स वेरी लो। तो छोटा सा भी स्ट्रेस आता है, छोटा सा भी कुछ भी टर्बुलेंस आया, यू बोथ गेट शेक। अब अगर मैरिज की बात करूं तो सबसे ज़्यादा इमोशनल बैंक अकाउंट ज़्यादा होना चाहिए मैरिज में, क्योंकि वो डेली की ग्राइंडिंग है, फ्रॉम गोइंग टू PTMs, from dealing with finances, going for their extra classes, and if in case you are living in a joint family, then also, because everything comes with pro and cons, and same thing is happening here. If you are in joint family, your responsibilities also increases with other households, with your grandmother, with your all the other in-laws. So it becomes difficult, because it's like daily your emotional bank accounts are depleting. If you both are working, then it becomes like more difficult. You do not have that space, you do not have that time to talk, and ultimately that emotional bank account depletes. That's why जो मैरिज है उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो यहाँ होना चाहिए, क्योंकि बहुत टर्बुलेंस आता है, नोबडी हैज़ लर्नड, जो एक प्री जो एक चीज़ें होने से पहले कोई भी कहीं से सीख के नहीं आया है रिश्ते में कैसे रहना है। तो एवरीवन, लाइक कोई भी ह्यूमन बीइंग है, दे आर लर्निंग एवरी डे हाउ टू लिव इन दैट रिलेशनशिप।
तो दैट्स वाई मैरिज में ये इमोशनल ग्राइंडिंग ज़्यादा होती है एंड वी नीड मोर सपोर्ट हियर। अच्छा, एक और चीज़ की बात करते हैं। अब आपके भी फ्रेंड्स होंगे और कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे होंगे जो 10 साल पुराने फ्रेंड्स हैं या 5 साल पुराने फ्रेंड्स हैं, और आप अगर आज भी मतलब आप 5 साल से मिले नहीं हो बट आज आपने एक मीटिंग फिक्स करी एंड आपने सोचा कि हाँ उस फ्रेंड से मिलना है और आज भी आप उस फ्रेंड से मिलके खुश हो, ठीक है, तो आप सोचते हो कि वहाँ तो कोई इमोशनल डिपॉजिट नहीं किया, वहाँ पे कैसे खुशी मेंटेन है, आज भी वही वही खुशी मिल रही है उससे मिलके जो पहले मिला करती थी। बिकॉज आपने जब टाइम स्पेंड किया था साथ में तो आपका अकाउंट बैलेंस अच्छा था, आप यू वर काइंड टू ईच अदर, यू वर हैप्पी टुगेदर, यू वर सेफ इन दैट रिलेशनशिप। तो वो अकाउंट बैलेंस अभी भी वहाँ पे है। जैसे बैंक में एफडी होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है, तो इंटरेस्ट भी लगता है, रिलेशनशिप में भी लगता है, दोस्ती में भी लगता है। लाइक कोई ट्रबल आता है या कुछ प्रॉब्लम आती है, वी कॉल आवर फ्रेंड कि यार ऐसे हो गया वैसे हो गया, है ना, कि हस्बैंड के बारे में बोल दिया, अपनी वाइफ के बारे में बोल दिया, तो हम बात करते हैं। तो वो जो एफडी डिपॉजिट था पहले जब आप कॉलेज में थे तब आपने एक मोमेंट्स बहुत सारे शेयर किए थे, वो अभी भी प्रेजेंट है। और आप लोग जैसे आप फ्रेंड्स हो तो आप डेली उस ग्राइंडिंग में नहीं हो, आप डेली साथ में नहीं रह रहे हो, ठीक है, आप डेली उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं झेल रहे हो, तो आपका जो इमोशनल अकाउंट बैलेंस है वो डिप्लीट नहीं हो रहा, कहीं से भी वो जा नहीं रहा, इनफैक्ट वो बढ़ रहा है। तो आप 5 साल बाद भी उस दोस्त से मिलते हो तो वही खुशी फील होती है और वही एक्साइटमेंट रहता है एंड वो अच्छा लगता है उससे मिलके, वैसा सेम लेवल के एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं कि हाँ यार उस दोस्त से मिलके तो बहुत मज़ा आया। So the most constant relationship is marriage. And that's why this relationship needs more deposits. अच्छा, अगर हम अभी इमोशनल बैंक अकाउंट्स की बात कर ही रहे हैं तो हम इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि जैसे हमने तो सिर्फ मैरिज के पर्सपेक्टिव से बात किया है कि हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट मैरिज में मैटर करता है, लेकिन अगर हम टीनेजर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे घर में टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, तो उनके साथ भी सेम चीज़ हम लोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स फील्स टू इंस्ट्रक्ट देम मोर, मतलब हर चीज़ के लिए इंस्ट्रक्ट करना है, ऐसे नहीं वैसे कर लो, और ओवर द टाइम उनको 3-4 साल में इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है इंस्ट्रक्ट करने की कि दे फील दैट कंपल्शन कि इसको बताना ही पड़ेगा, इसको ठीक करना ही पड़ेगा, एंड स्लोली दैट चाइल्ड लूज द ट्रस्ट। वो रिलेशनशिप में जो एक बच्चे को और पेरेंट्स के और बच्चे के बीच में एक ट्रस्ट था, रिलेशनशिप ट्रस्ट था, दैट लूजेस, एंड स्लोली जो आपका रिलेशनशिप का बैंक बैलेंस था उसमें वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है एंड चाइल्ड स्टार्ट हाइडिंग एंड समटाइम्स दे डू नॉट शेयर थिंग्स दे रियली वांट टू बट दे डू नॉट। अब हो सकता है एज अ पेरेंट्स you might be able to guide them but they will not talk to you, they will not take guidance from you because guidance लेने के लिए communication होना ज़रूरी है। हम किसी से तभी सलाह लेते हैं when we feel comfortable, when we feel we have trust in that relationship, हम तभी गाइडेंस को एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी बात है कि हम जब बेटर कम्युनिकेट कर पाते, तो कम्युनिकेशन के लिए ट्रस्ट होना ज़रूरी है, बट जब उस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है, द टीनेज चाइल्ड इज़ नॉट ट्रस्टिंग द पेरेंट्स एनीमोर, तो ही विल नॉट टेक दैट गाइडेंस। अभी बात करते हैं कि ये जो इमोशनल बैंक बैलेंस है इसको बढ़ाना कैसे। तो जिस तरह से हम इसको डिप्लीट करते हैं लाइफ में, सेम तरीके से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। बिकॉज जैसे टीनेजर्स हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है कि लेट्स टेक देम आउट फॉर एन आइसक्रीम एंड टू दैट आइसक्रीम टू, मतलब उनके फेवरेट फ्लेवर का, ये नहीं कि वहाँ पे भी आपकी मर्जी से वो आइसक्रीम खाए। एंड और एग्जांपल लेते हैं, लिसनिंग देम एज मच एज पॉसिबल, मतलब without passing any judgment, just listen them and slowly and over the time they will develop कि मतलब they are very advanced from us, they will feel that something is fishy going on, my parents are listening me more, like how come, ऐसा suddenly क्यों हो रहा है, then they become like कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चल रहा है।
बट जब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक 3-4 मंथ्स जब वो लगातार इस पैटर्न को देखता है कि नहीं माई पेरेंट्स आर रियली हैज चेंज्ड, मतलब वो सच में दे आर लिसनिंग टू मी, रियली दे आर एड्रेसिंग माई प्रॉब्लम्स एंड दे आर एक्सेप्टिंग मी एज अ ह्यूमन। तो ये एक्सेप्टेंस भी बहुत बड़ी चीज़ है रिलेशनशिप में। लाइक आपके हस्बैंड हैं, वाइफ है, आपका बच्चा है, मतलब आई मीन टू से कि एक्सेप्टेंस इन अ वे वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्टेंस। अब फिजिकल एक्सेप्टेंस की बात करें तो हम पेरेंट्स की बात करते हैं या कोई चाइल्ड एम्प्टेड है हम उसकी बात करते हैं तो हमें एक्सेप्ट किया होता है कि yes this has happened to my partner or this has happened to my child। तो सेम वे में एक मेंटल कैपेबिलिटीज की भी एक्सेप्टेंस होती है कि अगर कोई बच्चा किसी भी कैपेबिलिटी का है तो एक रियल एक्सेप्टेंस होती है। और उसमें ये नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स के मन में तो है कि हाँ माई चाइल्ड शुड बी लाइक फर्स्ट इन द क्लास एंड वो बच्चे के सामने कह रहे हैं दैट इज़ टोटली ओके बेटा, वी आर फाइन विद यू। वो आपके एक्शंस में भी दिखना चाहिए बिकॉज चिल्ड्रन दीज डेज दे आर वेरी स्मार्ट। वो आपकी आंखों में देख के दे टेंड टू नो कि व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू माइट से। तो इट्स अबाउट क्लैरिटी कि आप क्लैरिटी रखें कि हाँ ठीक है बेटा, वी हैव एक्सेप्टेड यू एज यू आर एंड अनकंडीशन विदाउट एनी कंडीशन वी आर एक्सेप्टिंग यू। Slowly over the time the accounts, that emotional bank accounts will start filling and slowly you will see that you develop those relationships with your teenagers and with your partners slowly over the time. But make sure your bank account, these emotional bank accounts should be filled time to time. Thank you for watching.